प्रेम शुक्ला जी, मैं आऊंगी आपके पास। शांतनु जी और आशुतोष जी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूँ। शांतनु जी, बार बार विपक्ष की ओर से रोजगार के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। नहीं, आप बोले, आप बोलेंगे प्रेम शुक्ला जी, मैं आऊंगी आपके पास। दो और लोग जुड़े हुए हैं 20 मिनट से, एक एक टिप्पणी उनकी हो जाए, फिर लौट रही हूँ आपके पास। शांतनु जी, रोजगार का मुद्दा क्या सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा 2024 में? चित्रा जी, सबसे पहले मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि आपके जो भी पैनलिस्ट डेटा कोड करते हैं, मेरे ख्याल से उनसे आप ये कहिए कि सोर्स कोड करें, अपनी पार्टी की कैंटीन से लेकर डेटा ना लेके आए। एसबीआई की रिपोर्ट जो सबसे पक्का रिपोर्ट है, वो बहुत सटीक तरह से ईपीएफओ, जब आप 21 एम्प्लॉय से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको ईपीएफओ मतलब प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर करना पड़ता है, उसके हिसाब से बिल्कुल सटीक आंकड़ा देती है कि भारत का जो बेरोजगारी दर है वो पहले कभी 8-9% हुआ करता है, इस समय 3 से 3.5% पे है। तहसीन ने भी कहा, और सब कह रहे हैं कि भारत के पास कर्ज बहुत ज्यादा है। ये बड़ा मिसनोमर है। भारत का जीडीपी जो डेट रेशियो है करीब 90% के हिसाब से है, जो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। देखिए, सारे रोटेटिंग लोन्स होते हैं जो अलग अलग संधि के अनुसार भारत को मिलते हैं, सारे सर्विस होते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जापान का इस समय जो डेट टू जीडीपी टू डेट रेशियो 200% से ज्यादा है, जो भारत का 90%। सिंगापुर का 150% से ज्यादा है, अमेरिका का 130% से ज्यादा है। और तहसीन को भी बात पता है, बस डेटा, क्योंकि उनको लगेगा जनता के सामने बोल देंगे 90% है, 100% है, सुनने में बड़ा लगेगा। ये सारे सर्विसिंग लोन होते हैं, ये सारे अलग अलग पैट के आधार बड़ी बड़ी परियोजनाएं भारत के पास आते हैं और भारत उनको सर्विस करता रहता है। तो उससे ये ना दिखाया कि भारत लोन में, भारत IMF से लेकर UN की हर बड़ी एजेंसी ने कहा है, जैसा प्रेम जी ने कहा कि भारत पहले फ्रजाइल 5 हुआ करता था, अब टॉप 5 में आता है। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है, देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं अपने तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, और अपोजिशन क्या कह रहा है, मैं मोदी को हराऊंगा। उसे साफ पता लग रहा है किसके पास विजन और किसके पास केवल मोदी विरोध है। तो मेरे ख्याल से डेटा कोई भी कोट करे, उसको सोर्स पूछिए। ऐसे कुछ भी आपको डेटा बना के एक तरह से पब्लिक को भ्रमित करने जैसा, जो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए इतने बड़े चैनल में। ठीक है, बार बार मतलब आपका ये दावा है कि गलत तरीके से डेटा को कोट किया जा रहा है यहाँ पर विपक्षी दलों की ओर से। आशुतोष जी, अब मैं आपके पास आते हुए, यहाँ पर अलग अलग पक्ष, सत्ता पक्ष के अपने आंकड़े, विपक्ष के अपने आंकड़े, और सबके इसको लेकर अपने अपने दावे। लेकिन एक छोटी सी बात, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो उसका क्या फायदा होगा? जब आप काशी आते हैं तो यहाँ पर पाएंगे, ये जो सरकारी आंकड़ा है, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी ओर से मुझे दिया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहां पर लोगों के आने की तादाद बढ़ गई है। 1 जनवरी 2024 को इसी महीने यहां पर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने आके काशी विश्वनाथ के दर्शन के, देश भर से लोग यहां पर आते हैं। यकीनन वो आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, सामानों की खरीदारी करेंगे, होटल में रुकेंगे, तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। इसके अलावा बीते 1 सालों में जो मुझे आंकड़ा बताया गया है, सिर्फ काशी का 48% जीडीपी यहाँ की बढ़ गई है 1 सालों में। तो अगर बड़े बड़े इस तरह के धाम तैयार होते हैं और वहां पर स्थानीय लोगों का, आसपास के लोगों का या आसपास के जिलों का जीवन स्तर बेहतर होता है, तो यही तो राम राज्य कहा जाएगा ना, जिसका दावा प्रधानमंत्री दक्षिण से कर रहे हैं। या आपको लग रहा है कि नहीं, उनकी ओर से गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं? आशुतोष जी, मैं राम राज्य के बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसको प्रेम शुक्ला जी अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। हम लोग तो राम राज्य को समझ नहीं पाते, इसलिए, क्योंकि मेरी नजर में गांधी जी की जो परिभाषा है राम राज्य की, वो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आती। क्योंकि गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि राम राज्य का मतलब क्या होता है। राम राज्य का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं किया जाता। और उन्होंने उदाहरण दिया इसका। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बाद जो खलीफा थे, खलीफा अबू बकर और खलीफा उमर, उनका उदाहरण देते हुए कहा। अब ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो डिबेट दूसरी तरीके की डिबेट हो जाती। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही थी, अच्छी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट को कोट करना चाहिए। कोट करते समय मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, और ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि पॉवर्टी रिकॉर्डेड स्टीपेस्ट फॉल इन यूपीए रिजीम सिंस 2004। पॉवर्टी का जो रिकॉर्ड था 37.2%, जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब 37.2% पॉवर्टी थी, वो घट के 21.9% हुई। 2004 से लेकर 2014 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था 8.5% पे ग्रो की है, विच इज हाईएस्ट एवर कंसिस्टेंटली ओवर 8 to 9 ईयर्स। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज भी स्ट्रगल कर रही है कि 7.2% हो जाए, 7% हो जाए, 6.5% हो जाए। कोरोना के पहले के डेटा में दे रहा हूं मैं, और ये सारे सरकारी आंकड़े, मोदी जी की सरकार के अपने आंकड़े हैं। कोरोना के पहले की बात, इसका मतलब यह है कि दिसंबर वाला जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर में भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी 3.7% थी। 3.7%।
ये आंकड़े हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बाकायदा डेटा आया कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सरकार ने उसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन चुनाव के खत्म होने के फौरन बाद प्रकाश जावड़ेकर ने ऑन रिकॉर्ड कहा हाँ ये डेटा काफी हद तक सही है। उस डेटा में इतना विवाद पैदा हो गया कि जो उस डेटा के वन ऑफ द इंचार्ज थे उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा, उनको इस्तीफा दिला दिया गया। तो ये डेटा की जहां तक बात है, आज की तारीख में 2004 से लेकर 2014, 2014 से लेकर 2023 का अगर आप जिक्र कर लें, अगर उसका एक तुलना कर लें, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो जिसके बारे में बार बार कहा जाता है $0.51 ट्रिलियन थी 2004 में, वो $1.87 ट्रिलियन हुई जब नरेंद्र मोदी जी सरकार के प्राइम मिनिस्टर बने। यानी लगभग आप सोचिए कि तिगुने का फर्क आ गया था उस वक्त। लगभग 300% की ग्रोथ पिछले 10 सालों में दिखाई पड़ी थी। ठीक है। 2013 से लेकर 2014 से लेकर 2023 तक आज हमारी इकोनॉमी कितनी, 3.53 के आसपास ट्रिलियन डॉलर। हाँ। यानी अगर आप देखें तो 200%। ये जो बार बार कहा जाता है, तो क्या मनमोहन सिंह को हम खारिज कर दें पूरी तरीके से कि मनमोहन सिंह ने कोई काम ही नहीं हुआ, 8.5% ग्रोथ रेट, पूरी दुनिया ने उनकी बातों को सुना। बराक ओबामा, बोरिस और ठीक है, अब मैं जवाब जॉर्ज ले बुश लेती हूं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ऑन रिकॉर्ड है, अभी आप गूगल करिए आपको पता चल जाएगा, जब व्हेन डॉक्टर सिंह स्पीक्स द वर्ड लिसन्स। 2009 में दुनिया इस बात को लेकर हैरान थी कि जब पूरी मंदी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चली गई, तो भारत कैसे बाउंस बैक करके 2009 में एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट लेकर आया था और 8 पॉइंट के आसपास ग्रोथ रेट थी। तो दूसरे प्रधानमंत्रियों को निकम्मा साबित करना, अपने प्रधानमंत्री को बेहतर करना, मैं ये नहीं कहता नरेंद्र मोदी के जमाने में ग्रोथ हुई है, लेकिन आप दूसरे प्रधान, मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ नहीं किया। ये नैरेटिव गलत है, मैं इसको नहीं मानता। अब पॉलिटिकल, आजकल की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई, आप हर आदमी को गाली देते रहिए और कहिए सारा विकास 2014 के बाद का है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि आज भी 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, और जब आप बीजेपी की आलोचना करिए तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी पर आ जाते हैं, और यही इनका चरित्र है। जी देखिए, गाली देने का काम कांग्रेस और उनके गिरोह का है, जो लगातार गालियां देता है, वो गालियां बकते रहे। आप जान लीजिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, जब अब देखिए मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ, अब आप आगे गाली आप बक रहे हैं, अब आप अपनी गालियां हाँ वो सबको पता है, पिद्दियों को पीड़ा होगी। पिद्दियों, मैं कौन सी व्यक्ति टिप्पणी कर रहा हूँ? बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन है, क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? जैसे लोग ही बीजेपी, क्यों, क्या आपको संकट क्या है आपको भाई? करते हैं ये देखो, इनको मौखिक अत्याचार है। चित्रा जी, आपने क्या समझा टिप्पणी की मैंने? आपको क्यों आपको पिद्दी करने पे आप क्यों तो चिल्ला रहे हैं? आप पिद्दी है क्या? राहुल गांधी बिस्किट खेलता है, मैं इस समय बाहर बैठी हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आएंगी आप लोगों की बातें। प्लीज दोनों लोगों से गुजारिश है, एक एक करके अपनी बात रखें प्लीज। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आशुतोष जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार प्रेम शुक्ला जी जवाब दे लें। आपने बहुत सारे आंकड़े, उनके कहने का मतलब ये है कि 2014 से ही सारा विकास हुआ है, ये जो नैरेटिव बीजेपी गढ़ती है वो गलत है। प्रेम शुक्ला जी नहीं, मैं इनको मैंने कुछ कहा क्या? उसके पहले क्यों चीखने चिल्लाने लगे? भारतीय जनता पार्टी की चिंता जो है पिद्दियों को क्यों हो जाती है, मेरी समझ के बाहर है भाई। अजीब मामला है। देखिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 1998 से 2004 के बीच में, अरे पता नहीं है कहाँ क्या बोलने की तमीज नहीं है, ये बड़ा विचित्र, फिर चीखने लगे, सिर्फ गाली गलौज की भाषा। ये देखो, ये तमीजदार आदमी है। कौन सी गाली दी भाई? कौन सी गाली दी भाई? क्या गाली हो गई? कुछ आता जाता नहीं है, ये क्या संकट है भाई? ये कुंठित आदमी को क्या हो गया भाई? ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी को क्या हो गया है? टिप्पणियां करते हैं, क्या अजीब आदमी है भाई चित्रा जी। टिप्पणी करते हैं आप।